हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित किया गया मॉडल पेपर के बारे में। 2025 का मॉडल पेपर आ चुका है और ये विषय है सामाजिक विज्ञान। चलिए देखिए, अनिवार्य विषय है। आप देख सकते हैं यहाँ पे विषय कोड 111, जिसमें से कुल प्रश्नों की संख्या के बारे में थोड़ा सा बात करें। 80 प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 का ही आपको आंसर देना है और कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 32 आपके लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय मिला के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 प्रश्न के आंसर देने हैं। ठीक है, पूरा समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट, यानी इसमें से आधा घंटा काट लिया गया है, थोड़ा सा कम क्वेश्चन अटेंड करना है। पूर्णांक यानी पूरा अंक, यानी 80 नंबर का यहाँ पे एग्जाम होगा। 20 नंबर का आपका एग्जाम जो होता है वो आपके स्कूल में होता है। चलिए आगे, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे बात किया जाएगा, परीक्षार्थी अपना आर सीट में, देखिए जहां पे इंस्ट्रक्शन है कुछ, वो इंस्ट्रक्शन देखना चाहे तो देख सकते हैं। परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक 10 अंकों वाला जो रहता है वो जरूर लिखे और परीक्षार्थी यथा संभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ठीक है, जो आप लोग गाइड से छाप देते हैं वो छापने का कोशिश ना कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बस इतना इंस्ट्रक्शन काफी है। दूसरा, रेड पेन का यूज ना कीजिए, ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बॉल पेन, ब्लैक और ब्लू यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। आपको शुरुआत का 15 मिनट जो है दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलते हैं, अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या माजरा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बात करेंगे और यहाँ पे सभी क्वेश्चन को एकदम समझा समझा के बनाया गया है, बताया गया है। तो आप थ्योरी अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद है। सामाजिक विभेद का मतलब होता है जिससे घृणा होता है। ठीक है, सामाजिक विभेद का मतलब क्या होता है, जिससे घृणा होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं आपके भारत के बारे में बात करूं, ठीक है, हमारे भारत के बारे में बात करूं, तो विभेद जो होता है यहाँ पे, घृणा जो होता है, भाषा के आधार पे भी होता है। ठीक है, भाषा के आधार पे भी होता है। विभेद का मतलब समझ लीजिए मतभेद। अब ये भाषा के आधार पे भी होता है, धर्म के आधार पे भी लोग एक दूसरे से मतभेद करते हैं। ठीक है, और जाति के आधार पे तो होता ही होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा। तो भाषा के आधार पे भी होता है, धर्म के आधार पे भी होता है, जाति के आधार पे भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 2 में बात करेंगे कि प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। कहता है पल पल दिल है ये तो दीवाना, एक पल में जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना। अब देखो यहाँ पे पढ़ा है तो क्वेश्चन का आंसर दो। प्यार किया तो निभाना नहीं, पढ़ा है तो आंसर दो। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार वो है आपका अनुच्छेद 19 से। ठीक है, अनुच्छेद 19 से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ। चलो मैं आपको कुछ बात समझाता हूँ। संविधान में अनुच्छेद है, संविधान, ये सब वह होगा। संविधान में अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 जो है उसमें क्या है, तो भाषण, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। भाषण और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी दी गई है। ठीक है, आजादी दी गई है। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी हुआ क्या, वो आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसके तहत व्यक्ति जो है वो मौखिक रूप से, मौखिक रूप से मतलब बोलकर, ठीक है, मान लीजिए लिखित रूप से कोई चीज लिख सकता है, तो यहाँ पे लिखित रूप से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइपर जो होता है ना, टाइप राइटर, इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन भी कर सकता है। आप लोग कभी कभी इंस्टाग्राम फेसबुक के जरिए करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण,
प्रसारण, ठीक है, या बोल सकते हो प्रेस के जरिए, प्रेस के जरिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे इसके जरिए, प्रेस के जरिए क्या कर सकता है, बिना डरे अपनी राय रख सकता है, ठीक है, अपनी राय रख सकता है। तो संविधान इसका अधिकार देता है, बाबू ने सुनना ध्यान से। तो संविधान में अनुच्छेद 19 में हम लोग को क्या है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का, ठीक है, मतलब मूल अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो आगे चले बढ़े। हाँ, अब ये क्वेश्चन है ना एकदम क्राम क्रूम बनेगा, थोड़ा भी ना मक्खन क्वेश्चन है, सब हलवा क्वेश्चन है सब, एकदम देखना। चलिए आगे प्रश्न संख्या 3 में बात किया जाए कि प्रश्न संख्या 3 क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक, समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है कि इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था। अब महिलाओं को शुरुआती दौर में अधिकार नहीं था वोट देने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, महिलाओं को शुरुआती दौर में वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन इंग्लैंड जो है सबसे पहले सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। वोट मतलब मतदान, ठीक है, वोट मतलब मतदान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे इंग्लैंड ने सबसे पहले मतदान यानी वोट देने का महिलाओं को अधिकार दिया था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, उसी तरह से हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे ध्यान से। प्रश्न संख्या 4 में बात करें, लिखा हुआ है चौथा प्रश्न क्या है, देखो तो। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका, पंचायत की व्यवस्थापिका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ पंचायत की व्यवस्थापिका कौन हो जाएगा भाई, तो ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी, कचहरी जो होता है, ठीक है, वही व्यवस्थापिका का काम करता है। तो आपका यहाँ आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ग्राम कचहरी हो जाएगा, ग्राम सभा नहीं, ग्राम रक्षा दल नहीं, ग्राम कचहरी होगा भाई, ठीक है। आगे चले, चलिए चलिए चलिए, आपको जहां जहां पे समझाना होगा मैं वहां पे समझाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसा कि आप घबराते रहिए, पैनिक होते रहिए। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? अब भाई देखो, यहाँ पे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देता हूँ, विदेश नीति को संघ सूची में रखा गया है, ठीक है। विदेश नीति को किस में रखा गया है? संघ सूची में रखा गया है। चलो इस पे मैं डिस्कशन करता हूं थोड़ा सा। सत्ता शासन का अधिकार, सुनिएगा ध्यान से, सत्ता शासन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सत्ता शासन का अधिकार क्षेत्र, का अधिकार क्षेत्र। अब ये अधिकार क्षेत्र जो होता है वो भाई 3 प्रकार से होता है, ठीक है। अब ये सत्ता शासन बांटा गया है कितने लोगों में, तो सत्ता का शासन हुआ है केंद्र सरकार में, ठीक है, केंद्र सरकार जिसको संघ भी कहा जाता है, तो सरकार, और राज्य सरकार में सत्ता शासन का जो अधिकार क्षेत्र है, तो सत्ता का विभाजन, सत्ता शासन का विभाजन जो हुआ केंद्र सरकार में हुआ और राज्य सरकार में हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बस बात करना है, ध्यान से देखिएगा। अधिकार क्षेत्र जो है वो 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला बात कर लेते हैं केंद्र सरकार यानी संघ के लिए, केंद्र सरकार यानी संघ के लिए, तो अधिकार क्षेत्र का ना लिस्ट बनाया गया, सूची बनाया गया है, अधिकार क्षेत्र का लिस्ट बनाया गया, सूची बनाया गया। तो पहला सूची जो है उसको कहा जाता है संघ सूची। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, संघ यानी केंद्र, ठीक है। तो संघ सूची पे कानून निर्माण करने का, कानून निर्माण का अधिकार जो होता है, ठीक है, वो किसका होता है? तो कानून निर्माण केंद्र सरकार करता है, यानी संघ सरकार करता है, ठीक है। कानून निर्माण कौन करता है? तो संघ सरकार करता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन विषय आता है, इसके अंतर्गत संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन विषय आता है, तो मैं आपको जनरली थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें आ जाएगा आपका रेलवे, ठीक है, आप लोग सुने होंगे भारतीय रेलवे कहा जाता है, बिहार रेलवे कहा जाता है नहीं, रेलवे आ जाएगा। सुरक्षा आ जाएगा, ठीक है, सुरक्षा। उसके बाद विदेश नीति, विदेश से
किससे संपर्क करना है, किससे बातचीत करना है, वो सब आ जाएगा संघ में। ठीक है, विदेश नीति आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, नीति थोड़ा सा दीर्घिकार से होगा। ठीक है, विदेश नीति हो गया, आयकर हो जाता है, आयकर यानी टैक्स जो उछलने का काम होता है, ये इन्हीं के अंडर में आता है। ठीक है, आयकर का मतलब बहुत सारा करोड़ भी होता है, तो ये सब आ जाता है इसमें, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दूसरा जो है, उसको हम लोग बोलते हैं राज्य सूची। ठीक है, अब राज्य सूची में जो विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो इस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। ठीक है, कानून निर्माण जो करता है वो राज्य सरकार करता है। ये बात समझ में आ रहा है। अब इसमें आपको कौन कौन विषय आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। भूमि बिक्री, भूमि कर, ठीक है, भूमि बिक्री जो हो जाएगा ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं रहा? भूमि बिक्री, भूमि कर, है ना। प्रशासन आ जाएगा, प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन जो होता है वो। बात समझ में आया? चलिए ठीक है। तीसरा मैं बात करूंगा, उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार संघ का भी होता है, यानी केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है। ठीक है, केंद्र का भी होता है और राज्य का होता है। इसमें कौन कौन विषय आता है, इसमें आ जाएगा आपका विवाह। ठीक है, विवाह के नाम पे खुश, हाँ हाँ क्या बात है। तलाक, अब तलाक के नाम पे दुखी नहीं होना चाहिए, तलाक गलत बात है, प्यार से रहे दुनिया, अच्छी बात है। शिक्षा, ठीक है, शिक्षा हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा। तो इस समवर्ती सूची में ये सब आता है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे जो पूछा गया है वो बोला है विदेश नीति किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो भाई संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। ओके डन, चले आगे। चलिए ठीक है, अब आगे अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न, उसमें बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार। ठीक है, यहाँ देखिएगा, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था। सूचना का अधिकार नामक विधेयक जो है वो कब पारित हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, ये पारित हुआ था 2005। ठीक है, 2005 ईस्वी में पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अब ये पारित जब हुआ था, मैं आपको बता देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। 21 जून 2005 ईस्वी को पारित हुआ था, और ये जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू हुआ था। जम्मू और कश्मीर समझिएगा ध्यान से, तो कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू हुआ था, पूरे देश में लागू हुआ था, पूरे देश में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार कब मिला भाई, 2005 ईस्वी में। ठीक है, आगे चले, आगे चलता हूं मैं, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 क्या बोलता है, देखो ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, भाजपा है ना लिखा हुआ, तो भाजपा इनका तो अभी क्या बोलते हैं, डंका बज रहा है। पता नहीं, अच्छा काम करे तो टिकेंगे भी, नहीं करे तो क्या, सबका अपना टाइम होता है। ये भाजपा है। ठीक है, भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कब, कौन बने थे, प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, उसके बारे में अगर बात करना है तो यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। ठीक है, मैं आपके बारे में कुछ बात यहाँ पे कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए कुछ बातें करता हूं मैं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी जो है, इसका स्थापना हुआ था 1951 ईस्वी में। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो हुआ था
वो 1951 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका नाम जो था पहले, इसका पहला नाम जो था वो भारतीय जनसंघ था। ठीक है, इसका पुराना नाम था भारतीय जनसंघ। समझ में आ रहा कि नहीं रहा? इसका पुराना नाम था भारतीय जनसंघ। के प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही बने थे। ठीक है, क्या बने थे? कौन बने थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न में क्या बोलती है पब्लिक? अब यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय, ठीक है, विलय मतलब खत्म हो जाना, मिल जाना, जनता दल यानी यूनाइटेड जदयू में हुआ था। ठीक है, तो किस पार्टी का विलय हुआ था? तो समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी। ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है ना लोजपा है। बताओ, लोजपा का विलय हुआ है? नहीं, ये तो रामविलास पासवान जी का है। राष्ट्रीय जनता दल, राजद, ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल ये तो लालू जी का है। बताओ, ये विलय हुआ है, खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ये आपके अखिलेश यादव जी का है। ठीक है, सपा जिसको बोला जाता है, ये खत्म हुआ है? नहीं। अब इसका नाम सुन रहे हो क्या कभी? नहीं सुन रहे हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो मैं आपको बता भी देता हूं इसके बारे में कुछ बात। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी। चलो कुछ बात जानेंगे ना तो क्या होता है कि बाकी 3 ऑप्शन देख के भी आप पता चल लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड जो है जदयू, बिहार का प्रमुख राजनीतिक दल है। ठीक है, ये जो है जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, सॉरी हर्षुकार से रहेगा, यूनाइटेड। ठीक है, ये बिहार का, समझिएगा ध्यान से, ये बिहार का प्रमुख, अभी नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हुए यही यूनाइटेड यानी जदयू से है। बिहार का प्रमुख राजनीतिक दल है। प्रमुख लिख देता हूं मैं, प्रमुख, प्रमुख राजनीतिक दल है, जिसका गठन अगर देखा जाए तो 1999 ईस्वी में हुआ था। 1999 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और इसी में जाके मिल गया था समता पार्टी का। ठीक है, समता पार्टी इसी में जाके मिल गया था। कोई दिक्कत है? उसके अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, समता पार्टी जो है इसी में जाके मिल गया था, विलय हो गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे कौन? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। समता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, पता चल गया अभी। और ये सब देख के तो और इजी हो गया है, तो हम लोग को पता ही है सब कुछ। चलो देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या है देखो ध्यान से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ये तो आपको एकदम इजिली पता होगा। 42वां जो संशोधन हुआ था उसी में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। 42वां जब संशोधन हुआ था उसी में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये ऑप्शन आपको याद रखना चाहिए और बहुत बार आप पढ़े हैं। ठीक है, आपकी किताब में तो यही एक ही है दिया हुआ बार बार कि 42वां संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान में जोड़ा गया, संविधान में संशोधन करके। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न जो है वो 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, क्या बोलती है पब्लिक? चलो देखो, इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले ये बता देता हूं कि कहां पे एकात्मक शासन व्यवस्था है। भाई आपको देख लो, एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो श्रीलंका में है। ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो श्रीलंका में। अब मैं बताता हूं यहाँ पे, शासन व्यवस्था जो है वो दो प्रकार का होता है। शासन व्यवस्था मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है संघात्मक शासन व्यवस्था, एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं संघात्मक, संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, व्यवस्था
और दूसरा हो जाएगा आपका एकात्मक एकात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में अगर बात करें तो यहाँ पे अधिकार क्षेत्र जो होता है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र जो होता है, बोल सकते हो शासन का शक्ति जो होता है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों में वितरित रहता है। तो इस व्यवस्था में शासन शक्ति केंद्र केंद्र और राज्य केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में वितरित रहता है। वितरित मतलब बटा रहता है। अब दोनों को शक्ति दिया हुआ है तो ये हो गया संघात्मक शासन व्यवस्था। ये क्या हो गया संघात्मक शासन व्यवस्था। जैसे मैं बता दूं कि कहां कहां पे संघात्मक शासन व्यवस्था है। चलिए देखिएगा, तो आपको भारत तो है ही, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और स्पेशल टाइप का है, विशेष संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका में भी आपका शासन जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है। कनाडा जो हो जाएगा उसमें भी आपका, ठीक है, कनाडा, ये नीचे नहीं देना चाहिए था हमको, ये हटा दो, हाँ, कनाडा जो है ये भी आपका क्या हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था ही अपनाए हुए है। अब एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा देख लें। ये एकात्मक शासन व्यवस्था किसको कहते हैं भाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था होता है कि सारी शासन शक्ति, ठीक है, केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है, केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है। अब ये कौन कौन अपनाए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। किस किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, किस किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो इसमें मैं बात करूं तो फ्रांस हो जाएगा, बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, चीन हो गया, चीन में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जापान जापान ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका श्रीलंका, यहाँ पे भी आपका एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो आपको देखो कितना सारा तो मैंने बताया, लेकिन आप देख सकते हैं भारत में भी संघात्मक है, अमेरिका में भी संघात्मक है, कनाडा में भी संघात्मक है, जो कि मैंने बता दिया, भारत, अमेरिका, कनाडा, इसमें संघात्मक है। इसमें देखो फ्रांस, बेल्जियम, चीन, जापान, श्रीलंका, इसमें एकात्मक है, उसमें से ऑप्शन आपका श्रीलंका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। क्लियर है ये बात? तो आपको शासन व्यवस्था समझ में आ गई, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है, ठीक है, जल्दी चले 11 नंबर प्रश्न में, नहीं तो दिक्कत है, नहीं तो दिक्कत है, बहुत इतराते हो। कहा जाते हैं कि इश्क इश्क उनसे करो जिसमें खामियां बहुत है, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है, मोहब्बत तो रूह से होनी चाहिए ना मेरे यार, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अब मेरे को थोड़ी पता है। चलो देखो 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ठीक है, फिर से ट्राई कर लेंगे, ट्राई अंटिल द सक्सेस। चलिए ठीक है, चलो यहाँ देखो इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अब बाबू ये तो एकदम इजी है, अरे ये क्या कर दिए, अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, बिहार को मिला नहीं। नीतीश बाबू कितना परेशान हो गए, और ये भी बहुत है, मतलब कि जब विपक्ष वाला में रहते हैं, ठीक है, तब विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, जब बीजेपी से मिले तब मांगवे नहीं किए। हमको तो समझ में नहीं आता है। और एक बात समझ में, विशेष राज्य का दर्जा उसे दिया जाता है जो क्या होता है, गरीब राज्य होता है, ठीक है। अब बिहार भी गरीब राज्य है, यहाँ पे खनिज संसाधन भी नहीं है,
सबसे गरीब तो यही कहलाता है ना, फिर भी इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया है। खैर, अभी मैं बता दूं प्रेजेंट में कि 11 राज्यों को, ठीक है, हमारे भारत देश में कितने राज्य है भाई? 28 राज्य है, जिसमें से 11 राज्य को आपको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। अब वो 11 राज्य कौन कौन है देखना चाहेंगे? देखना तो चाहेंगे, जरूर देखना चाहेंगे सर। चलिए दिखाता हूं मैं। वर्तमान में 11 राज्य जो है, वर्तमान में 11 राज्यों को, ठीक है, 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा। अब वो राज्य कौन कौन है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आया हुआ है वो तो है ही, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, पहला तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा भाई असम। असम को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तीसरा हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल हिमाचल चल चल, तो हिमाचल प्रदेश जो है इसको भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। चौथा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चौथा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अरे जम्मू और कश्मीर को भी, ठीक है, कश्मीर को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। पंचमा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। छठा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। बहुत मेघ आता है, बेचारे परेशान रहते हैं ना, तो मेघालय में भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 7वां नंबर में हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, जितना भी मौ वाला है सब इधर आ गया का। 8वां नंबर में है वो है आपका नागालैंड, नागालैंड। पहले नागालैंड के बारे में अजीब अजीब मैंने बच्चे में बहुत कुछ सुना है, अभी बोलूंगा नहीं यहाँ पे, बट अजीब बोलता था सब यार, ऐसे थोड़ी होता है, पता नहीं, बच्चा में तो बहुत कुछ सुनते थे हम लोग। 9 में चलिए देखिए सिक्किम, बेचारे सिक्किम को भी इसमें डाल दिया है, सिक्किम हो गया। और 10वां जो है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड। अरे उत्तराखंड भी है, मैं एक बार उत्तराखंड गया था, वहां पे 5-6 दिन रहा ना, मजा आया, बारिश बार बार होता था, मजा आता था। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड। 10 ही हो, एक त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा छूट गया था। ये समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 राज्यों को क्या मिल चुका है? विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका है। अब मैं सबको इसलिए बता दिया कि अभी ना आपको अरुणाचल प्रदेश डाला हुआ है, कभी कभी इस में से कोई एक डाल सकता है, तो आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अरुणाचल, हिमाचल, असम, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलता हूं मैं, आगे चलो, छोटे छोटे कदम से आगे बढ़ते हुए 12 नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या बोलता है कि केंद्र में पहली बार, केंद्र मतलब वही जहां पे अभी आपके क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? समझिएगा ध्यान से, गैर कांग्रेसी, अगर देखा जाए तो आपका देश जब से आजाद हुआ था कांग्रेस का ही शासन था, तो बाद में मतलब एक टाइम आया जब कांग्रेस जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसके अलावा दूसरा जो है मतलब कि बीजेपी का था, ठीक है, उसका बना सरकार, तो किसकी अध्यक्षता में बना? तो उसी को गैर कांग्रेसी कहा गया है, उसी को क्या कहा गया है? गैर कांग्रेसी कहा गया है। चलिए आगे बात करता हूं, तो यहाँ पे किसकी अध्यक्षता में बात करें तो मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में गैर कांग्रेसी सरकार बना था, ठीक है, गैर कांग्रेसी सरकार बना था।
चलो मैं बात करता हूं 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी के आम चुनाव में, ठीक है, के आम चुनाव में, आम चुनाव में क्या हुआ, जनता ने चुना किसको, तो कांग्रेस को हरा दिया। ठीक है, कांग्रेस हार गया, समझिएगा ध्यान से, कांग्रेस हार गया। बेचारे अच्छा काम किए हैं, और भी जनता मतलब बीजेपी भी अच्छा काम किया, कुछ कुछ तो अच्छा किया है। चलो अब आपको डिसाइड करना अच्छा किया कि नहीं किया, वो समझो आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए, जनता पार्टी के नेता थे, कांग्रेस को हराया, और जनता पार्टी के नेता, यहां पे अगर देखा जाए तो जनता पार्टी के नेता थे। ठीक है, जनता पार्टी। अब ये जनता पार्टी जो है जनसंघ के नाम से शुरुआत में जाना जाता था, बीजेपी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। इसके जो एक नेता थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, वही प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई। इन्हीं की अध्यक्षता में गैर कांग्रेसी सरकार आई, ये प्रधानमंत्री बने थे। क्लियर हो गया ये बात, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो चलो आगे बात करता हूं मैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो बड़े मजेदार मजेदार प्रश्न आ रहे हैं, मक्खन जैसे प्रश्न आ रहे हैं, है ना, मक्खन जैसे प्रश्न आ रहे हैं कि हलवा जैसे प्रश्न आ रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, पानी के निजीकरण के कारण, वाह क्या बात, अब ये भी आ गया, पानी का निजीकरण, है ना, पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था, वही वाला बात है यहाँ पे भी। कहाँ जन संघर्ष हुआ था, नाइजीरिया में, बोलीविया में, श्रीलंका में, वेस्ट इंडीज में। आपको पहले ऑप्शन एक बता देता हूँ, ये हुआ था बोलेविया में। किसमें हुआ था, बोलेविया में हुआ था, समझिएगा। बोलेविया के कोचाबाम्बा शहर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, बोलेविया के कोचाबाम्बा शहर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, पानी के निजीकरण के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ था, पानी के निजीकरण के लिए। और ये कब हुआ था, दिसंबर 1999 से अप्रैल 2000 के बीच में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1999 से, ठीक है, अप्रैल अप्रैल 2000 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके लिए हुआ था, पानी के निजीकरण के लिए हुआ था। कोई दिक्कत है, नहीं भाई, सही है, सही है, सही है, सही है। आगे चले, दही है, दूध दही सब सही। चलो देखो, दूधे से मक्खन बनेगा का, इसीलिए याद आ रहा है ना। ट्राई ट्राई अंटिल द सक्सेस, जब तक आपको ट्राई नहीं, मतलब ठीक नहीं हो रहा तब तक ट्राई करते रहिए, ट्राई करना बहुत जरूरी है। संविधान सभा का गठन कब हुआ, ओ माय गॉड। अब देखिए, यहाँ पे संविधान सभा का गठन पे सवाल पूछ दिया है। संविधान सभा तो जानवे करते हैं गठन हुआ था, लेकिन कब हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपका संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था, और संविधान मतलब बनाने में जो भी टाइम लगा, दो वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है, राइट, यही है। और संविधान लागू हो गया था हम लोग को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हो गया था पूरी तरह से। तो और 52 में हम लोग का इलेक्शन हुआ, पहला इलेक्शन हुआ जो संवैधानिक इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन मतलब समझते हो ना, मतदान हुआ। 1946 में संगठन मतलब कि संविधान सभा का गठन हुआ था। अब ये गठन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था ये दिन जो था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी का। ठीक है, 1946 ईस्वी के दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में ही आपको, ठीक है, दिल्ली में संविधान हॉल में हुआ था, संविधान हॉल में हुआ था। ठीक है, अभी वो विधानसभा का संसद भवन का सेंट्रल हॉल है। अभी ये जो संविधान हॉल है वो संसद भवन का, क्योंकि संसद भवन कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, संसद भवन का सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल मतलब मेन, है ना, सेंट्रल हॉल है। बात समझ में आया कि नहीं आया।
तो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और उसमें हम लोग का संविधान बना, फिर बहुत अच्छा संविधान बना और लागू भी है, अच्छा चल भी रहा है। ठीक है। अब बहुत लोगों को इससे तकलीफ है कि भाई संविधान कहाँ लागू हो रहा है। अगर संविधान लागू ना होता तो जितने बेईमान लोग हैं यहाँ पे ना, आपको बेच के खा जाते हैं। अभी तो कम से कम ये नहीं ना बोलना पाते हैं कि क्या कर लोगे, हाँ, तो चोरी छुपा छुपा के करते हैं, या मान लीजिए पैसा का दम दिखाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना होता, संविधान लागू ना होता, तो मुंह पे बोलते, मारते पीटते। ठीक है, संविधान अभी भी लागू है भाई, थोड़ा सा लोग ही बेईमान है ना, कहते ना कि जमाने ही जमाने से बोलता है कि जमाना खराब है। हम लोग से ही तो जमाना है, और हम ही लोग बोलते हैं जमाना खराब है। वही वाला बात हो जाता है कि अपने अपने किरदार पे पर्दा डाल के केवल यहाँ हर लोग कहते हैं जमाना खराब है। क्या होगा बताओ? कैसे बनी क्वेश्चन, कैसे बनी बताओ? 18, चलो सॉरी 14 हो गया। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है ना। प्रश्न नंबर 15 में क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम, देखो पंचायती राज अधिनियम मतलब एक्ट होता है 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? वाह 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 वाह। महिलाओं के लिए जो 2006 में आया उसमें 50% आरक्षण का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर सी आ गया। तो कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिए, ताला लगा दीजिए, ताला लगा दीजिए। ठीक है, ओके ओके ओके, सही जवाब। आगे बात करता हूं मैं 16 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, अब ये तो बहुत हलवा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, मेन कौन होता है? अब भाई मुखिया जी तो आपके मतलब ग्राम के मेन होते हैं ना, कचहरी के तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यही चीज तो समझना है। सरपंच साहब जो होते हैं वो आपके, ठीक है, सरपंच जो होते हैं ना वो आपके प्रधान होते हैं ग्राम कचहरी के। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ग्राम कचहरी के प्रधान जो होते हैं वो होते हैं, और इनको सहायता करने के लिए पंच होता है। सहायता करने के लिए क्या होता है? पंच होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? समझ में आ गया? आगे चले? हाँ चलो चलो चलो, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 में। प्रश्न नंबर 17 में यहाँ पे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? अब भाई देखो, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो 1832 में किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1832 में किया गया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यहाँ पे कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी है बाकी, तो बाकी बातें अभी करता हूं मैं। कस्तूनतुनिया की संधि द्वारा, ठीक है, कस्तूनतुनिया के संधि द्वारा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कस्तूनतुनिया के संधि द्वारा, संधि द्वारा, ठीक है, यूनान को यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे चले, चलता हूं मैं। कंप्यूटर भी ताला लगा देते हैं खुद से, अब बताना नहीं पड़ता है, वो बहुत तेज हो गए हैं, बहुत तेज हो गए हैं। अरे, तुम लोग भी तेज हो गए हो। चलो आगे बात करते हैं। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? अरे इन्होंने तो बहुतों का लिखा, बहुतों का बैंड बजाया। अब चलो देखते हैं आगे क्या क्या है, किसने किसने किसको किसको लिखा। चलो ठीक है, लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने लाला लाजपत राय अगर देखा जाए तो क्या थे, तो एक विपुल लेखक, महान लेखक थे। ठीक है, ये एक अच्छे लेखक थे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे लेखक थे। जब अच्छे लेखक थे तो बहुतों को लिखे होंगे, तो इन्होंने मेजनी के बारे में, समझिएगा ध्यान से, इन्होंने मेजनी
है ना, गैरीवाल्डी, गैरीवाल्डी, उसके बाद शिवाजी, शिवाजी और श्री कृष्ण, ठीक है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, की जीवनी लिखे, ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, भाई नेपोलियन दिया हुआ है, मेजनी दिया हुआ, लेनिन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए गैरिबाल्डी रहता तो गैरिबाल्डी में मारते, मेजनी है, देखो यहाँ पे मेजनी का भी तो लिखे हैं, तो मेजनी का भी लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। लाला लाजपत राय जो है मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखे थे, इसमें से मेजनी आपके ऑप्शन में है, तो हो गया। चलो ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। ताला लगा दिए हैं कंप्यूटर जी? नहीं लगाए हैं? अरे आप भूल जाते हैं का? नहीं भूलिए मत, गलत बात है, भूल जाइए कि फिर बच्चा सब पढ़ेगा किससे? आंसर सही सही कैसे लिखेगा? चलिए यहाँ पे मैं बात करता हूं, रक्त और लौह की नीति अवलंबन किसने किया? अवलंबन मतलब अपनाया, चलो ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ, मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ कि रक्त और लौह की नीति जो है वो बिस्मार्क ने, बिस्मार्क कहाँ रहे? यहाँ पे यही है, बिस्मिसा रहा था इसका मन, ठीक है, बिस्मिसना है, और खूब मारा, यूरोप का है ये। मैं बताता हूँ भारत में भी कुछ मतलब कि शुरुआती दौर में रक्त और लौह की नीति अपनाया गया था, तो मैं रक्त और लौह की नीति के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। रक्त और लौह की नीति, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो भारत में, ठीक है, भारत में एक सुल्तान है, सुल्तान है नहीं था, दिल्ली के सुल्तान बलबन, दिल्ली के सुल्तान और सुल्तान मिट जाओ, दिल्ली के सुल्तान नाम था उनका बलबन, ठीक है, इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। लेकिन ये तो भाई आपका यहाँ पे सुल्तान नहीं दिया हुआ है। अरे सुल्तान आपका नहीं दिया हुआ, चलो देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं यूरोप, यूरोप एक महादेश है, ठीक है, तो यूरोप महादेश में ये बिस्मार्क है, ठीक है, ये बिस्मार्क है, इसने क्या किया था? लौह और रक्त की नीति अपनाया था, रक्त या लौह की नीति अपनाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आप देख सकते हैं, बना सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे चलता हूं मैं ऑप्शन प्रश्न संख्या 20 में। अब ये कौन किया बे? इसको किसने मारा? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया? राइन राज संघ का निर्माण किसने किया, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, देखना है, तो भाई किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, और ये निम्न आदमी थे, निम्न आदमी, नौ से नेपोलियन, नौ से निम्न आदमी इस बोलते हैं, मैं याद करने के लिए बोलता हूं, मैं ध्यान से सुनना, अच्छा आदमी भी बोल सकता हूं, लेकिन निम्न आदमी बोल रहा हूं, निम्न आदमी। हम लोग अपना देहाती भाषा में ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, याद करने के लिए बस बोल रहा हूं, मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया था कि 1806 में, ठीक है, इन्होंने क्या किया 1806 ईस्वी में, 1806 ईस्वी में, ठीक है, अगर देखा जाए तो 16 ईस्वी में 16 जर्मन राज्य को, जर्मन राज्य को मिलाकर, ठीक है, 16 जर्मन राज्य को मिलाकर राइन राज्य संघ, राइन राज्य, राज्य संघ का निर्माण किया था, ठीक है, अगर देखें तो इन्होंने 16 जर्मन राज्य को मिला के, 16 जर्मन राज्य को मिला के राइन राज्य संघ का निर्माण किया। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो 1806 ईस्वी में हुआ, ठीक है, किसने किया? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, ठीक है, किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। हो गया, क्लियर है ये बात? आगे चलूं?
हाँ सर, चलिए चलिए चलिए, चलता हूं मैं। कहते हैं कि इश्क उनसे करो जिनमें खामियां बहुत है, ये हुस्न से चेहरे। फिर से भूल गया। कहते हैं कि इश्क उनसे करे जिनमें खामियां बहुत है, ये हुस्न से भरे चेहरे इतराते बहुत है। मोहब्बत तो रूह से होती है ना मेरे यार, ये लफ्जों से जताने वाले रुलाते बहुत है। इस बार सही बोल दिया मैं। चलो ठीक है। हुसैन सैफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? अबे, ये कौन सा क्वेश्चन है? चलो ठीक है। हुसैन सैफ्ट नामक जो सभा की स्थापना हुई थी वो हुआ था आपको जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था इसका स्थापना। क्लियर है ये बात? चलिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। कंप्यूटर जी को बोलिए कि ताला लगा दे। कंप्यूटर जी ताला लगाइए। गलत बात है, बच्चे सबको नहीं समझ में आ रहा। हाँ, आप सोए हुए हैं। सोइएगा तो कैसे होगा? मेहनत करना पड़ेगा ना, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? ओ माय गॉड। देखो, सेंट साइमन लिखा हुआ है, रॉबर्ट ओवेन लिखा हुआ है, लुई ब्ला लिखा हुआ है, इनमें से सभी। अब मैं एक बात बता देता हूं, ठीक है, एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में कौन यूटोपियन समाजवादी था? यूटोपियन समाजवादी जो था वो था रॉबर्ट ओवेन। सेंट साइमन का भी आता है ना। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्ला का पता नहीं। चलो, इसमें थोड़ा सा डाउट है। रॉबर्ट ओवेन जो हो जाएगा वो आपका प्रथम यूटोपियन भी है, एक्चुअली देख सकते हैं। रॉबर्ट ओवेन जो है वो आपका यूटोपियन समाजवादी है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए आगे चलता हूं मैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक? देखिए, बोल्शेविक क्रांति। ओ माय गॉड। इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ये तो सबको पता है, बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब ये जो क्रांति हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? जब तक कंप्यूटर जी ताला लगाते हैं तब तक मैं आपको बता देता हूं कि बोल्शेविक क्रांति जो है वो अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति जो है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। बोल्शेविक क्रांति ये अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये बोल्शेविक और मेंशेविक के बीच में हुआ था। एक्चुअली तख्ता पलट करने के लिए ये हुआ था, ठीक है। अब कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि ये जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ था तख्ता पलट करने के लिए, ठीक है। लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। लेनिन जो थे वो बोल्शेविक दल के नेता थे। लेनिन के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। ये बोल्शेविक दल के नेता थे और तख्ता पलट करने के लिए मेंशेविक का शासन था और ये मतलब तख्ता पलट कर दिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो तख्ता पलट करने के लिए लेनिन ने क्या किया था? क्रांति किया था। और ये क्रांति किसके किसके बीच हुआ था? तो ये क्रांति हुआ था मेंशेविक और बोल्शेविक के बीच में, ठीक है। मेंशेविक एंड बोल्शेविक के बीच में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, अच्छी बात है। तो अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, आपको ये बता दिया गया है, ठीक है। आगे मैं चलता हूं। ढका हुआ था थोड़ा सा। चलिए, ऑप्शन नंबर आपको जो सही हुआ मैंने उस पर टिक मार दिया है पहले से ही। 24 नंबर प्रश्न में बात करता हूं मैं, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? ये तो नाम से भी पता चल रहा है, ठीक है। ये तो सेना है, चेका है, चेका। वो छेका नहीं बोल रहा हूं मैं, चेका बोल रहा हूँ। चलिए देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। मैं कुछ बात इस पे कर लेता हूं। चेका जो है वो एक पुलिस संगठन है, ठीक है। रूस में स्थापित पहला गुप्त पुलिस संगठन। रूस में स्थापित पहला गुप्त संगठन। एक चीज हम देखें, ठीक है, तब बोलता है ना कि
जो खुद टूटा हुआ होता है, कहते हैं ना कि टूटते तारों से कुछ मांगो तो मिल जाता है, क्योंकि टूटने का दर्द उसे पता होता है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता यार। ये जितना भी है, जैसे फ्रांस का भी मैंने देखा कि हिंद चीन पे जाके आकर मतलब कि अधिकार किया, उपनिवेशिक शासन स्थापित किया, जबकि खुद का उनका बैंड बजा हुआ था एक टाइम में। 1789 का फ्रांस का क्रांति है ना। तो खुद टूटे हुए थे, फिर भी दूसरा को क्या सताने वो। अजीब अजीब हाल है। पहला गुप्त पुलिस संगठन था, पुलिस संगठन, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये मतलब इसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही जवाब था, पहले भी मैंने टिक मार दिया था। प्रश्न संख्या 25 में बात करता हूं। प्रश्न संख्या 25 में क्या है लिखा हुआ, नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये संन्यास कब लिए थे। तो ये 1978 ईस्वी में संन्यास लिए थे, ठीक है। कब लिए थे, 1978 ईस्वी में संन्यास लिए थे। कुछ बातें हो चुकी है तो कुछ बातें अभी है बाकी, कर लेता हूं, मैं बताता हूं कि क्या क्या माजरा है इनका संन्यास लेने का। अमेरिकी षड्यंत्र के 1970 में जब अमेरिकी जो है, अमेरिकी षड्यंत्र हुआ, ठीक है, षड्यंत्र हुआ, तो इनको से 1970 ईस्वी में राष्ट्रीय संसद से हटा दिया गया, ठीक है। 1970 ईस्वी में क्या किया गया, राष्ट्रीय संसद से हटा दिया गया, राष्ट्रीय संसद से हटा दिया गया। लेकिन डेविल इज बैक, ये फिर से कैम बैक किए 1975 ईस्वी में, ठीक है। फिर से कैम बैक किए 1975 ईस्वी में और दिखा दिए अपना जलवा। उसके बाद बोले भाई तू लोग देख लियो ना, अब मेरे को संन्यास लेना है। और इन्होंने 1978 ईस्वी में, ठीक है, संन्यास ले लिया। ये अलविदा कर दिए राजनीतिक कैरियर को, ठीक है। 1978 ईस्वी में इन्होंने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, ठीक है। डेविल इज बैक, यहाँ पे आए थे, वापस आए, अध्यक्ष बने थे, और जब दिखा दिए कि कितना है दम, तो उसके बाद ये फिर से संन्यास ले लिए। आगे चलो, आगे बात करता हूं कि भारत में 26 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो देख लो, कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। पहली बात कब हुई थी वो बता देता हूं, 1953 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1953 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था, तो यहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। ब्लू ग्रीन वाला बुरा मान जाएगा, नहीं नहीं चलो आपका भी कर देते हैं। हाँ चलो, कंप्यूटर जी ताला लगा दिए ना। लॉर्ड डलहौजी का शासन काल कितना से कितना दिन का था वो बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ब्रिटिश थे नहीं, हाँ, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। इसका शासन काल था 1848 से लेके 1848 से लेके 1856 तक, ठीक है। समझ में आ रहा कि नहीं रहा, 1848 से लेके 1856 तक। अगर देखें भारत में 1837 में, ठीक है, मालगाड़ी चला था, सॉरी 87 लिख दिया मैंने, 37 लिखना चाहिए। लेकिन इसको आप रेलगाड़ी, रेलवे की स्थापना ऐसा नहीं बोल सकते, मालगाड़ी चला था। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, इतना दिन तक वो शासन किया था, यहाँ पे गवर्नर जनरल रहा था। इसी बीच में, ठीक है, 1953 में, 1953 ईस्वी में अगर देखा जाए तो इसने क्या किया,
इसने क्या किया कि ब्रिटिश जो सरकार थे, ठीक है, ढक जाता है बार बार, कहीं ऐसा नहीं कि आवाज कम हो जाता होगा। ठीक है, 1853, अब मैं 1953 लिख रहा हूँ, 1853 ना होगा, यहाँ पे भी गलती लिख दिया क्योंकि शासन किया है इतना में ना, तो 1853 होगा, सॉरी 1853। ठीक है, यहाँ पे भी 1853। 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई, रेलवे की शुरुआत हुई। ये बात समझ में आया? 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कहां से कहां तक चला था ये ट्रेन? 16 अप्रैल को हुआ था एक्चुअली, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक चला था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बॉम्बे, उस समय बॉम्बे नाम कहा जाता था, बॉम्बे से ठाणे के तरफ, ठाणे तक चला था। और इसमें इस ट्रेन में देखा जाए तो 14 को कोच था और सवारी कितना था? तो 400 यात्री सफर किए थे। ठीक है, कितना? 400 यात्री सफर किए थे। तो क्वेश्चन ये भी डाल देता है भाई। ठीक है, कब हुआ था? 1853 में हुआ था। मैंने गलती से बोल दिया 1953। ठीक है, माफी 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 मांगता हूं, है ना। अच्छा चलो ठीक है। बॉम्बे से ठाणे चला था, ये भी याद रखिएगा। और कितना, ये सब तो नहीं पूछता है, लेकिन आपसे कहां से कहां तक चला था वो पूछ देता है। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन चलो क्लियर हो गया ना, अच्छी बात है। चलो यहाँ पे हम 27 नंबर प्रश्न पे बात करेंगे। 27 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? चलो देखो, 27 नंबर प्रश्न है कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की? अब बस देखो, यहाँ पे नाम से तो कंफ्यूजन बहुत सारा है। दांडी समुद्र तट से, कोई मान लीजिएगा दांडी दांडी मार देगा इसमें फट से, नहीं, साबरमती आश्रम से किए थे। ठीक है, कहां से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो किया, ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा जो किया, चलो मैं आपको इसके बारे में बात करता हूं। गांधी जी जो दांडी यात्रा किए थे, इस दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह, क्योंकि नमक कानून ही तोड़े थे। ठीक है, नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको बता देता हूं, गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चले थे। गुजरात के अहमदाबाद, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चले थे। ठीक है, साबरमती आश्रम से चले थे। इसके बारे में कुछ बात और कर लूं, ये कब चले थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी को चले थे। 12 मार्च 1930 ईस्वी को चले थे। और कितने लोगों से के साथ चले थे, कितना बजे चले थे, वो भी टाइम है, 6:30 बजे। ठीक है, सुबह में। और इनके साथ 79 अनुयायी अनुयायी भी साथ में चल रहे थे। अब बेचारे चलेंगे क्यों नहीं? क्योंकि उनको पैदल चलना था। ठीक है, ये पैदल चले से 390 किलोमीटर चले थे। कितना दिन लगा था? तो 24 दिन लगा था पूरा। ठीक है, और जब 24 दिन लगा और ये पहुंच गए, ठीक है, ये पहुंचे, तो ये पहुंचे समुद्र के किनारे बसा एक गांव था दांडी। ठीक है, जिसको उस समय नवसारी कहा जाता था। तो वहां पे पहुंचे 6 अप्रैल को। ठीक है, वहां पे पहुंचे 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और उन्होंने क्या किया? समुद्र के पानी से नमक बनाया। समुद्र के पानी से क्या बनाया? नमक बनाया। और उन्होंने नमक कानून तोड़ा। और इनके बदले अब ये बॉस इज बॉस, अब बॉस को थोड़ा सा क्या करेगा? बॉस को गिरफ्तार कर लेगा। तो 5 मई को, ठीक है, 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है,
ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया कि बहुत उड़ते हो, अरे ये उड़ेंगे क्या नहीं, है ना, बॉस इज बॉस। चलो देखो, गुजरात के अहमदाबाद साबरमती आश्रम से यह शुरुआत हुआ था, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, साबरमती आश्रम। मैंने बहुत चीज इसके बारे में बता दिया, ठीक है, गांधी जी के बारे में बता दिया कब क्या हुआ सो, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ये ध्यान रखिएगा 1930 ईस्वी, क्योंकि भले ही ये 12 मार्च और 6 अप्रैल ये सब ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न हो गया है, अगला बात करता हूं मैं 28 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलो ये तो एकदम हलवा प्रश्न है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, ये एक राजनीतिक दल है, ठीक है, इनका प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। चलो बताओ, स्वराज पार्टी जो है ये एक राजनीतिक दल है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये एक राजनीतिक दल है। इसका स्थापना अगर देखा जाए तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था, जब आपका भारत गुलाम था, पराधीन था, ठीक है, तब हुआ था। और इनका जो स्थापना करने वाले लोग हैं वह है देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन होगा ना, चित्तरंजन दास, और बोल सकते हो मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, तो स्थापना किया था, ठीक है, कोई दिक्कत। प्राचीन भारत का स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ था, और ये बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम में क्या किए, मदद भी किए थे, ठीक है, क्योंकि देखो 1923 का बात है, हम लोग का भारत देश कब आजाद हुआ था, 1947 में, ये 23 में ही इसका गठन हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अच्छी बात है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब है। प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था, तो ये आपको बता दिया गया है। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 29 में। प्रश्न संख्या 29 में क्या बोलती है, क्या बोलती है पब्लिक, कंप्यूटर जी ताला लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। मक्खन प्रश्न सब है, हलवा प्रश्न सब है, इनमें से किन्हीं किन्हीं सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, भाई देख लो। अब सोचो गांधी जी है, गांधी जी है तो कोई हिंदू होगा, नहीं हिंदू नहीं है, देख लो। यहाँ पे कहा जाता है में खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, किसको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है या फ्रंटियर गांधी, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भी अहिंसा के सिद्धांत पे चलते थे, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया, तो सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, सीमांत गांधी, या बोल सकते हो फ्रंटियर, फ्रंटियर गांधी। क्यों कहा जाता था गांधी इनको, जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उसी तरह से ये भी अहिंसा के सिद्धांत को पालन करते थे, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आपको आ गया, क्योंकि ये अहिंसा के सिद्धांत को, अहिंसा मतलब क्या, मारपीट नहीं करना चाहते थे, ये खाली आंदोलन करते थे, अहिंसा के सिद्धांत को मानते थे। अब देखो ये नहीं कि सिर्फ गांधी जी आजादी दिलाए, और ये भी नहीं कि सिर्फ जो गरम दल के नेता थे उन्होंने ही आजादी दिला, दोनों का योगदान है भाई, आप लोग को दोनों को समझना चाहिए। और एक दो गलती लेके हम लोग इनको गाली देने लगते हैं, पता है, ये बहुत गलत बात, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो आगे देखते हूं, मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 30 के बारे में। प्रश्न संख्या 30 के बारे में देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। अब ये तो कोई समाज सुधारक ही दे सकते हैं, ठीक है, ये दिए थे दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी दिए थे, क्योंकि वेदों में उनका मानना था कि वेदों में समता, ठीक है, समता के
आधार पे बात किया जाता है, समता दिया जाता है, स्वतंत्रता दिया जाता है, ठीक है, एक समान भाईचारा है, इस टाइप का बात किया गया था। कुछ दयानंद सरस्वती के बारे में बात कर ले, ठीक है, ये संस्कृत में भी आपका काम आ जाएगा। तो इनके दर्शन और शिक्षा के आधार पर अगर देखा जाए, इनके दर्शन, ठीक है, दर्शन और शिक्षा के आधार पे, क्योंकि एक समाज सुधारक थे, ठीक है, शिक्षा के आधार पर इनके नाम पे एक स्कूल चलता है, ठीक है, उसको कहा जाता है दयानंद, उस स्कूल का नाम है दयानंद आंग्ल वैदिक स्कूल। अब आपको एक नाम लिखूंगा, क्लियर हो जाएगा, आंग्ल दयानंद, डी आंग्ल ए और भी, ठीक है, डीएवी स्कूल, सुने होंगे नाम, हाँ नाम तो सुने हैं सर। ये स्कूल स्थापित किया गया था, ठीक है, ये स्कूल अब स्थापित किया गया था, चलाया भी जाता है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में थोड़ा सा और बात कर ले, ये एक समाज सुधारक थे और अच्छा थे, ठीक है, ये एक समाज सुधारक थे, सबका अपना अपना तर्क होता है, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है, क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है। ये आपको संस्कृत में पढ़ना है इनके बारे में, ठीक है, 10th का जो संस्कृत है उसके उसमें पढ़ना है पूरा, तो आप ये देख सकते हैं। इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, क्लियर है। तो आप चाहे तो वो भी लिख देता हूं मैं आपको, 1824 से लेकर वो 1883 तक जिए थे, ठीक है, 1824 से लेकर 1883, मतलब ये क्या होता है, ये जन्म का होता है, ये मृत्यु का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 31 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कंप्यूटर जी ताला लगाने का काम कर चुके हैं, अपना अपना काम वो बखूबी निभाते हैं, हम लोग अपना काम निभाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा, चलिए देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा BPKS, ठीक है, की स्थापना किसने की, BPKS की स्थापना किसने की सहजानंद सरस्वती ने किया, ठीक है, किन्होंने किया, तो सहजानंद सरस्वती ने किया, ध्यान से सुनिएगा। बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना, बिहार प्रांतीय सभा की स्थापना किसने किया, तो भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया, बिहार सारण जिले में 1929 ईस्वी में, ठीक है, कब किया, 1929 ईस्वी में, बिहार के सारण जिले में, बिहार के सारण जिले में, ठीक है, चलो जिला लिख देता हूं, कोई दिक्कत है, इसका स्थापना किसने किया वो आपको पता चल गया है, और कहां हुआ है, कब हुआ है वो भी पता चल गया। ये बिहार, देखो बी से बिहार, पी से प्रांतीय, के से किसान, से एस से सभा, ठीक है, BPKS। चलो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब था, कंप्यूटर जी ताला भी लगा दिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 32 में, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट, एक्ट का मतलब होता है अधिनियम, ठीक है, अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कारखाना अधिनियम, ठीक है, क्या बोल सकते हो, कारखाना अधिनियम। तो बोला जा रहा है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब पारित हुआ, फैक्ट्री एक्ट कानून जो है वो कब पारित हुआ, तो 1881 में पारित हुआ था, कब हुआ था, 1881 में पारित हुआ था। मैं चलो इसके बारे में बात करता हूं। पहला फैक्ट्री भारत में, ठीक है, पहला फैक्ट्री कानून, फैक्ट्री एक्ट, इसी को हिंदी में कहा जाता है कारखाना अधिनियम। अब देखो ये जो कानून लागू हुआ था ये कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था। ये अधिनियम लॉर्ड रिपन, ठीक है, ये अधिनियम जो है लॉर्ड रिपन, उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड रिपन था।
रिपन, इसके कार्यकाल में हुआ था। गवर्नर जनरल यही था, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल यही था। इसका शासनकाल क्या था? 1880 से लेके 1884 तक। ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक इसी के कार्यकाल में हुआ था। क्या क्या बात बोला था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो होंगे, कम उम्र के बच्चे जो होंगे, आयु के बच्चे, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो काम नहीं करेंगे। और 12 साल से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनको काम करना है तो करे, लेकिन उनके लिए घंटा जो है वो सीमित रहेगा। उसके बाद इस कानून में यह भी बात किया गया कि मिड डे मील का जो अंतराल होता है कुछ समय होता है, और महीने में 4 दिन, ठीक है, महीने में 4 दिन उसका समय दिया जाएगा, यानी छुट्टी का प्रावधान यहाँ पे किया गया था। छुट्टी देने का बात किया गया था। बोला गया कि 100 मजदूर होना चाहिए तभी ये काम होगा। ठीक है, इसमें कम से कम 100 मजदूरों की आवश्यकता है। फैक्ट्री कोई भी होगा उसमें कम से कम कितना? तो 100 मजदूर चाहिए होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यही फैक्ट्री कानून लागू हुआ था। चलो हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 में। लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखना कि ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? देखो, शुरुआती दौर में देखा जाए तो भारत पे शासन कर रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा था। ठीक है, ब्रिटिश जो संसद है, ब्रिटिश का जो महारानी महाराजा जो भी था, ठीक है, वो नहीं कर रहा था, कंपनी कर रहा था। 5 आदमी 6 आदमी आके, ठीक है, फिर आदमी सब बचाते गया और कंपनी उस पर शासन कर रहा था। कंपनी इसको गिरफ्त में ले लिया। लेकिन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो सबको पता चला हम लोग को आजादी नहीं मिला, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है ना समाप्त कर दिया गया भारत से, और कमांड अपने हाथ में ले लिया ब्रिटिश सरकार। कमांड अपने हाथ में ले लिया कौन? ब्रिटिश सरकार। तो वो चार्टर एक्ट था 1813 का। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार भारत के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया था। और सारा का सारा कंट्रोल कौन ले लिया? तो सारा का सारा कंट्रोल ले लिया था ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिश संसद ले लिया था, और वहीं से चलता था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट जो था, चार्टर एक्ट, चलो वो तो लिखा हुआ ही है तो उसको बार बार ना लिखते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है तो बार बार क्या लिखना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्रिटिश संसद के चार्टर एक्ट ने ये किया था, ब्रिटिश सरकार ने अपने, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो था वो अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया, ब्रिटिश सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1813 ईस्वी में हुआ था चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम एक्ट कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात समझ आ रही है? हाँ, 1857 में लेकिन हुआ था वो विद्रोह ना। मैंने तो विद्रोह का बहुत बोला 1857 में, तो चार्टर एक्ट पहले, इसका मतलब पहले पता चल गया था इस सबको, पहले ही इसका समाप्त कर दिया था एकाधिकार। चलो चलो, आगे बात करता हूं मैं 34 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 34 में, क्या लिखा हुआ है? चलो हम लोग अपने क्या बोलते हैं मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, मक्खन मक्खन प्रश्न बनाते बनाते, है ना। लिखा हुआ है सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? देखो, अगर मैं बता दूं, मैं अगर कहूं ऑप्शन बी सही है, प्लेग महामारी था इसका कारण। ठीक है, क्या कारण था? प्लेग महामारी था। देखो, ये सच बोल रहा हूं मैं, सच है यही, ध्यान से सुनना। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट जो ट्रस्ट था, जिसको BIT भी कहा जाता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, सिटी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, BIT भी कहा जाता है इसको, ध्यान से सुनिएगा।
तो 1896 में, है ना, 1896 में प्लेग महामारी आया था कि प्लेग महामारी महामारी प्लेग महामारी हुआ। इसके जवाब में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का स्थापना हुआ। ठीक है, यह स्थापना हुआ था 9 दिसंबर 1898 में, यानी 2 साल बाद। 9 दिसंबर 1898 में स्थापना हुआ। महामारी कब आया था? 96 में आया था। महामारी कब आया था? 96 में आया था। क्लियर है ये बात? तो प्लेग महामारी के, ठीक है, जवाब देने के लिए 9 दिसंबर 1898 में बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? तो प्लेग महामारी था। क्लियर हो गया ये बात? चलिए, अच्छी बात है। कब हुआ स्थापना? तो 9 दिसंबर 1898 में हुआ। प्लेग महामारी कब आया था? 1896 में आया था। ठीक है, बात समझ में आया? अच्छी बात है। जब बात समझ में आ गया तो क्या बात है ना। चलिए आगे बात करता हूं 35 नंबर प्रश्न में कि सोमनाथ साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है, का प्रकाशन किसने किया? ओ माय गॉड, ये सोमनाथ साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रकाशन किए हैं वो किए हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे इंसान थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है, इनका प्रकाशन संपादक थे द्वारका नाथ विद्याभूषण जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ध्यान से देखना, यहीं पे लिखा हुआ है तो इसी से बात कर लेते हैं ना, क्या लग जाना। ठीक है, यहाँ पे ये पत्रिका है, इस पत्रिका के बारे में बात करता हूँ। इनके जो संपादक थे, संपादक अलग थे। ठीक है, संपादक जो थे उनका नाम था द्वारका नाथ। समझिएगा ध्यान से, द्वारका नाथ, द्वारका नाथ विद्याभूषण जी, विद्याभूषण जी। लेकिन लेकिन अगर इनका प्रकाशन जो है वो किसने किया? तो प्रकाशन तो भाई आप देख सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? और ये वो सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका तो था, वो नील आंदोलन में बहुत योगदान निभाया था। ठीक है, नील आंदोलन में योगदान दिया था। ठीक है, बात समझ में आ गया नहीं आया? चलिए, अच्छी बात है, आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलो मैं 36 नंबर प्रश्न में बात करता हूँ। 36 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? ठीक है, क्या बोलती है पब्लिक? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? ओ माय गॉड, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो मैं बता देता हूँ, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। अब नाम से लग रहा होगा ब्रिटिश, हाँ ब्रिटिश तो है, लेकिन ये आयरिश मूल की थी। ठीक है, ये आयरिश मूल की थी और ये भारत में, ठीक है, भारत में होम रूल दिलवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे कि भारत में होम रूल मिले, और ये भारत को साथ दे रही थी। इसलिए न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अब ये नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अब सभी गोरे बेवफा नहीं होते हैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। न्यू इंडिया जो था वो समाचार पत्र था। न्यू इंडिया जो था वो समाचार पत्र था, और इसकी शुरुआत, ठीक है, एनी बेसेंट ने किया। तो बोलेंगे न्यू इंडिया, न्यू इंडिया समाचार पत्र था, समाचार पत्र था, जो कि ऊपर भी पता चल रहा है कि समाचार पत्र है। इसका शुरुआत किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया 20वीं सदी के शुरुआत में। ठीक है, कब हुआ था? 20वीं सदी के शुरुआत में। शुरुआत में, ये बात आप लोग को समझ में आ गया। एनी बेसेंट जो थी वो आयरिश मूल की, ठीक है,
आयरिश मूल की थी। गंदा लिखा जाता है मेरे कभी कभी। आयरिश मूल की थी, ब्रिटिश समाजवादी थी, ब्रिटिश ही थी, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश समाजवादी। ये इंडिया में होम रूल दिलवाने के लिए आंदोलन कर रही थी। उस समय हम लोग भी आंदोलन कर रहे थे, वो होम रूल के लिए कर रहे थे, पूरा ना मतलब आजादी पूरा चाहिए इसके लिए नहीं कर रहे थे, ठीक है। और ये दैनिक समाचार पत्र था, ठीक है, बोल सकते हो ये जो पत्र है ना, ये दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक मतलब रोज दिन निकलता था, दैनिक समाचार समाचार है, समाचार, समाचार नहीं, समाचार, समाचार पत्र, ठीक है। जो भी हम लोग का स्वतंत्रता संग्राम होता था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुद्दों को उजागर करता था। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के मुद्दों को, ठीक है, मुद्दों को उजागर करता था, उजागर करता था। अब तुम कहोगे कैसे करता था, तो इसमें छापती थी यही क्या छपवाती थी। चलिए ये बात हो गया है, तो 36 नंबर प्रश्न समाप्त हो गया है। अगला हम लोग प्रश्न करेंगे 37 नंबर प्रश्न। वाह 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 वाह, क्या बात है। 37 नंबर प्रश्न तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, मजेदार है। बोल रहा है रेशम मार्ग, जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, कहां से आरंभ होता है। भाई रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता है, अगर इसके बारे में बात करें तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता है, ठीक है। कहां से आरंभ होता है, चीन से आरंभ होता है। रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी कहा जाता है, रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं रेशम मार्ग। पूरा लिखना है ना सर, मैंने आधा लिख दिया। रेशम मार्ग है, ठीक है, इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, तो आप सिल्क रूट भी लिख लीजिए। सिल्क रूट ये कहां से कहां तक चला, इसके बारे में। स्टार्टिंग जो हुआ था वो चीन से हुआ, ठीक है। पहले ये व्यापार करने के लिए ये सब होता था, चीन से फिर भारत, भारत में भी एक है, भारत भी गया हुआ, फारस भी गया हुआ है, ये रूट है ना, एक तरह से ये पथ है। अरब भी गया है, शुरुआती दौर में ये सबसे क्या होता था, इसी रास्ते से लोग व्यापार करते थे। ग्रीस भी है और इटली से गुजरता था, और इटली से गुजरता था, गुजरिया है ना, अरे गुजरिया। तो रेशम मार्ग जो है इसको सिल्क रूट कहा जाता है, और शुरुआत कहां से, चीन से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, चीन है। भारत में भी आता था एक, फारस में, अरब में, ग्रीस में, इटली में, मतलब ये रूट है, रास्ता है जिससे व्यापार करता था लोग पहले के। चलिए तो अगला प्रश्न हम लोग बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न के बारे में, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा ध्यान से। देश में, इन देशों में कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। विपन्न मतलब कमजोर, विपन्न मतलब कमजोर, ठीक है। संपन्न मतलब अच्छा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक संपदा के मामले में अगर विपन्न है तो वो है जापान। जापान के पास प्राकृतिक संपदा नहीं है, लेकिन वो खुद के दम पे बहुत कुछ किए हुए हैं, ठीक है। विकसित देश में गिनती होता है बाबू, ऐसे नहीं है, खुद के दम पे। जबकि देखा जाए तो विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा पर अमेरिका ने, ठीक है, बम गिरा दिया था, और ये नागासाकी हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। फिर भी ये अपने आप को अच्छा कर लिया। अब देखो सारा खेल तो ईमानदारी का होता है, भारत में भी बहुत पैसा है, लेकिन लोग तो यहाँ पे सभी लोग, जनता भी वही है भाई। 500 रुपया दे के वोट दोगे तो उछलेगा नहीं। हम्म, चलो ठीक है, अब क्या करें इन लोगों को भी
बेचारे बहुत मासूम है जनता लोग, इनको तो 500 रुपया का इतना ना कीमत बता देता है, इतना गरीबी दिखा दिखा के कि आदमी दिख जाता है। चलो देखो हम लोग देखेंगे 39 नंबर प्रश्न में, कंप्यूटर जी ताला लगा दीजिएगा, आपको बिना कहे मैं निकल लिया हूं, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब मक्खन जैसा प्रश्न है, इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है राज्य? वनावरण वाला मतलब क्या है? इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? आप देख सकते हैं नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है मध्य प्रदेश जो है ना उसमें सबसे अधिक, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है उसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, दूसरा नंबर में आएगा अरुणाचल प्रदेश, पहला नंबर में ये आता है, ठीक है, ये पहला नंबर में आ गया, ये दूसरा नंबर में आ गया, छत्तीसगढ़ तीसरा नंबर में आ जाएगा, उड़ीसा चौथा नंबर में आ जाएगा, ऐसे करके बात समझ में आया? पंचवा नंबर में महाराष्ट्र आता है। तो आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है मध्य प्रदेश में, टिक मार दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बिहार में, ठीक है, कि बिहार में वन क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो बिहार में वन क्षेत्र का विस्तार अगर बात कर रहा है, वन क्षेत्र का विस्तार के बारे में बात कर रहा है, तो 7.3% बोल दीजिएगा, ठीक है। अब कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ 7 रहता है, तो आपको 7 ही टिक मारना है, विस्तार 7.3% है। रूल क्या है? भारत में रूल है कि 33% होना चाहिए, भारत में 33% होना चाहिए, ये है वन अधिनियम, ठीक है, वन अधिनियम के हिसाब से ये नियम है कि 33% होना चाहिए। क्लियर ये बात? चलिए अब हम लोग लास्ट प्रश्न है यहाँ पे, इस वीडियो में ये 40 तक ही बनाया जाएगा। रोहिल्ला, रोहिला भी कहा जाता है इसको, ठीक है। 40वां नंबर प्रश्न है कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है बाबूरे? तो रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसको रोहिया भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में राष्ट्रीय रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको रोहिला भी कहा जाता है, रोहिला, नाम सुन लीजिएगा, रोहिला, रोहिला नहीं, रोहिया। तो यहां तक आपका प्रश्न समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको 41 से लेकर 80 तक प्रश्न बना दूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।